हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डूअर। एक बार से फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल डूअर में। कल जैसा कि अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में आपको बताया गया था, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एनओसी और जो रेजिग्नेशन सर्टिफिकेट होते हैं वो कैसे आपको इश्यू कराने होते हैं और उसके कौन से गाइडलाइंस होते हैं, मीन्स उसमें कौन से पॉइंट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी बहुत से कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं एक डिपार्टमेंट में, जैसे कि पीएसयू हो गया या स्टेट गवर्नमेंट हो गया, डीएसएसबी जैसे अभी आपका रिजल्ट आया, फिर आपका या तो एसएससी में हो गया। तो अगर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपके पास या तो एनओसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या आपके पास रेजिग्नेशन लेटर होना चाहिए। तो दोस्तों वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको कैसे इशू कराने होते हैं। अभी बहुत से बच्चे हैं जो अभी एग्जामिनेशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, अभी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन ये वीडियो आपको आगे भी काम आने वाली है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी अगर आप किसी और एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के, भले वो पीएसयू हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता हो, अगर आप वहाँ से किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आपका सिलेक्शन होता है तो उसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। अब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं और वो लास्ट डे कह लीजिए या लास्ट वीक में वो रेजिग्नेशन, डायरेक्ट रेजिग्नेशन लेटर दे के वो वहाँ पे अपना ट्रांसफ़र लेते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में। तो वो भी सही है। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें डरना नहीं है, क्योंकि अभी जैसे कई बच्चे हैं वो एग्ज़ाम पूरा जो फॉर्म आता है वो अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल फॉर्म, इनके साथ जो आपको वहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ता है, तो वो इस चीज़ को छुपा लेते हैं। उनको ये आइडिया नहीं होता है कि रेजिग्नेशन लेटर हमें देना ज़रूरी है कि नहीं है, या जो एनओसी सर्टिफिकेट है वो उन्होंने नहीं दिखाया था पहले, तो वो उन्हें दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपका यही कन्फ्यूज़न दूर करूँगा दोस्तों। अगर आपने पहले एनओसी सर्टिफिकेट नहीं ले रखा है, जो कि आपको तब लेना होता है जब आपका मानिए किसी सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो आपका जो पहला एम्प्लॉयर है उससे आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। वो आपको, जब आप वहाँ पे जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो वहाँ पे आपको वो शो करना होता है या सबमिट करना होता है। मान लीजिए आप किसी कारणवश वो नहीं ले पाए हैं या उस समय तक वो नहीं बन पाया है, तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होता है रेजिग्नेशन लेटर का। वो आप सबको पता होगा, मीन्स आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं, वहाँ से जितना भी आपकी सर्विसेज हैं वो स्टॉप हो जाएंगी। तो रेजिग्नेशन, जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, रेजिग्नेशन लेटर में भी कुछ पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। कई बार जो रेजिग्नेशन लेटर आपको इशू होते हैं वो सही पॉइंट्स उसमें ना होने की वजह से आपको बार बार क्या है कि धक्के खाने पड़ते हैं अपने डिपार्टमेंट में, दोबारा बनवाने पड़ते हैं, टाइम लैप्स होता है, स्ट्रेस होता है कैंडिडेट्स के मन में। तो इसके लिए सिंपली आप स्क्रीन में जैसे देख रहे हैं, ये कैंडिडेट का रेजिग्नेशन लेटर है जिसकी आइडेंटिटी हमने छुपा रखी है। हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट बहुत ज़रूरी है। जैसे आप फर्स्ट ऊपर देख सकते हैं कि एक बैंक का एम्प्लॉय है, वहाँ पे जहाँ पे ग्रीन में रेजिग्नेशन लेटर लिखा है वहाँ पे उनका एड्रेस वगैरह है, फिर ईमेल आईडी है ऑर्गेनाइजेशन की, फिर डेट आप देख सकते हैं, फिर इसके नीचे आप देखेंगे कि लिखा है टू whom सो एवर इट मे कंसर्न। तो ये जैसे लिखा है, ये सारे पॉइंट अब जो मैं बताने वाला हूँ वो होने बहुत ज़रूरी हैं। टू whom सो एवर इट मे कंसर्न, फिर है रिलीविंग सर्टिफिकेट। रिलीविंग सर्टिफिकेट वहाँ पे लिखा होना बहुत अनिवार्य है। फिर जो स्टाफ है, मीन्स आपका वहाँ पे क्या डिजिग्नेशन रहा है वो होना चाहिए। फिर वहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फिर एम्प्लॉय आईडी या पीएफ नंबर जो भी आपका है वो वहाँ पे मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर वहाँ पे हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द बैंक। इस एम्प्लॉय का बैंक से रेजिग्नेशन था, तो ऐसा है आपका जो भी डिपार्टमेंट है आपका वहाँ उस डिपार्टमेंट का वहाँ पे नेम आएगा। फिर इसके बाद हैविंग रिगार्ड टू द रिक्वेस्ट ऑफ, फिर नेम आएगा कैंडिडेट का, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ जोनल ऑफिस। फिर जो आपका जो भी ऑफिस है वहाँ से, मीन्स आपकी आईडी वगैरह उसमें लिखी रहनी चाहिए। एडवाइज्ड अस टू रिलीव दिस फ्रॉम इस डेट।
मीन्स वहाँ पे जितनी भी आपकी डेट वगैरह है, किस तारीख से आपने ज्वाइन किया है, कब तक आपने ज्वाइन किया है, क्या डेजिग्नेशन था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि ये बाद में वेरिफिकेशन होती रहती हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए ये बिल्कुल भी वहाँ पे गलत नहीं होनी चाहिए। अगर बाई चांस वहाँ गलत डेट वगैरह पड़ जाता है तो आप अपने डिपार्टमेंट को फिर से सूचित करें, और जिस डिपार्टमेंट आप जाने वाले हैं उनसे और टाइम लेके उसको सुधरवा लें, क्योंकि ये आपका परमानेंट हो जाता है। आपका कोई भी रिकॉर्ड देखा जाएगा तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया वीडियो में कि आप कोई भी चीज़ मेंशन करते हो जब तक उस डिपार्टमेंट में हो तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे मान्य होंगी। वो गलत है तो उसको आपको वहाँ पे सही कराना होगा। फिर देखिए आप सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि इन कंप्लायंस ऑफ द अबव वी हैव रिलीव्ड, जो भी आपका नेम है, टुडे एट द क्लोज ऑफ बिजनेस आवर्स हेंस फोर्थ ही कीजेस टू बी नॉर बैंक सर्विस। मीन्स अब वो बैंक सर्विस से कीज मीन्स स्टॉप कर दिए गए हैं, अब उनका कुछ लेना देना बैंक से नहीं है। और उसके साथ ही जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा है कि एज ऑन डेट नो ड्यूज इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम एंड नो डिसिप्लिनरी एक्शन इज कंटेम्पलेटेड इनिशिएटेड पेंडिंग अगेंस्ट जो भी आपका नेम है। तो ये सारी लाइनें सेकंड और थर्ड आपका पैराग्राफ है बहुत ज़रूरी हैं। मीन्स कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है और कोई भी इनके लिए जो ड्यूज एटसेट्रा हैं वो वहाँ पे नहीं है। मीन्स कई ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके बॉन्ड वगैरह भरवाते हैं, जैसे लेटेस्ट जो बैंक में है कि आपके जो बॉन्ड हैं एफडी के रूप में भरवाए जाते हैं, और वहाँ का एक नियम है कि अगर आप एक महीना पहले अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो आपको 1 मंथ पहले आपको वहाँ पे सूचित करना होगा, या फिर अगर आप लास्ट में उस चीज़ को करते हो तो 1 मंथ की जो आपकी ग्रॉस सैलरी है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट कर ली जाएगी। तो ये उनका प्रोसेस है। हर विभाग का अपना एक प्रोसेस होता है। कई जगह आपका बॉन्ड होता है और कई जगह बॉन्ड नहीं होता है, तो ये आपको पहले ही जान लेना होता है कि किस जगह आपसे बॉन्ड मांगा जा रहा है। जैसे आपका जो दिल्ली मेट्रो है उसमें आपका बॉन्ड है, इसी तरह रेलवे में भी कई जगह बॉन्ड होते हैं। एसएससी में ज़्यादातर डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसके लिए आपको बॉन्ड तो नहीं भरना होगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक सही समय पे वहाँ पे अपने डिपार्टमेंट को इसके लिए पहले से अवगत करा दें कि हाँ आप उस डिपार्टमेंट मूव करने वाले हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो आपका जिस डिपार्टमेंट में आपको जाना है तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए भी वो कह देते हैं कि आप जो भी डॉक्यूमेंट है अपने पहले ही डिपार्टमेंट को से आप अटेस्ट करा के फॉरवर्ड करा सकते हैं। तो आप ये हेल्प भी अपने फर्स्ट डिपार्टमेंट से ले सकते हैं रेजिग्नेशन एनओसी के सिवा भी। तो दोस्तों ये एक पूरा फॉर्मेट था जो मैंने आपको बताया। इसमें जो पॉइंट्स हैं वो ज़रूरी है मेंशन करना, क्योंकि कई बार ऑर्गेनाइजेशन सही से वहाँ मेंशन नहीं करता है। जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ रिलीविंग है, वो गलत हो जाती है, तो आपकी जो सर्विस बुक बनती है ऑर्गेनाइजेशन में वो हमेशा के लिए गलत ही चलती है, और कभी भी क्वेरी उसमें बैठ सकती है, तो आपका टर्मिनेशन वहाँ पे हो सकता है या आप पे इंक्वायरी हो सकती है। तो दोस्तों ये था आपका प्रोसेस। अगर आपने एनओसी नहीं लिया है तो रेजिग्नेशन लेटर आप इश्यू करा सकते हैं। रेजिग्नेशन लेटर आप वहाँ पे दिखाओगे तो वो मान्य होगा, उसके लिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मेनली ये होता है कि आप जो सेकेंड एम्प्लॉयर है वो ये जानना चाहता है कि आपके डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है अगर आपको वहाँ पे रिलीव कराया जाएगा तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें आप बताएं कमेंट बॉक्स में। हमारा ये वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए। और जैसा कि ये क्वेरी भी कई कैंडिडेट्स की थी, तो अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो ज़रूर हमसे पूछिएगा, उस पर हम वीडियो बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको हेल्प हो सके। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बेल आइकन ज़रूर आप वहाँ पर क्लिक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।